है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज। जो इन्फेक्शियस डिसीज है उन्हीं को मुझे कंट्रोल करना, उन्हीं से प्रिवेंट रहना है। जो नॉन इन्फेक्शियस है वो इतनी इजीली तो फैलेगी नहीं, बहुत सारी सावधानियां हम लोग बरतते हैं, लेकिन इन्फेक्शियस तो फैल सकती है। तो प्रिवेंशन क्या है? जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम कोविड-19 लेते हैं, कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं, डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, ये इन्फेक्शियस डिसीज है। प्रिवेंशन मतलब कि जानकारी ही बचाव है, यानी कि बीमारी होने से पहले ही हम कुछ इस तरह की प्रिकॉशन, सावधानियां बरतें, प्रिवेंट रहे, उनसे बचे रहें। प्रिवेंशन का क्या तरीका है? सैनिटाइजर, है ना? आप सैनिटाइजर यूज करिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए। मैं तो कह रहा हूँ साबुन से हाथ धो तो ज्यादा बेटर है कंपैरिजन टू सैनिटाइजर। बाहर जाते हो तो बात अलग, ठीक। मास्क लगा करके रखिए। अनप्लग चीजों को टच करने से बचे, कोशिश रहिए कि अनटच रहे। बाहर से अगर घर पर आते हैं तो अपना प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखिए, नहाए धोए उस हिसाब से। कोई चीजें आती है उनको भी सैनिटाइज करिए। ये प्रिवेंशन की बातें हों, बच जाते हैं, बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बीमारी से ग्रस्त होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक। चलिए, एक होता है ट्रीटमेंट, बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें फिर आपको वो काढ़ा दे रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, कि बीमारी होने के बाद। बीमारी होने से पहले प्रिवेंशन के दूसरे तरीके हैं बीमारी से बचने के, कोरोना से। कोरोना होने के बाद अब ट्रीटमेंट के दूसरे तरीके, ये हर डिसऑर्डर में है, ये हर डिसीज में है, ठीक है। फिर होता है कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करें इसको? कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिसीज को कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं कि हम इसको स्प्रेड ना होने दें। जैसे यहाँ पर क्या इन्फेक्शन इतने ज्यादा फैल रही है तो सब कुछ क्या होगा? लॉकडाउन होगा, तो कंट्रोल कर दिया, बीमारी फैलेगी नहीं। भाई कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, वो जब वो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो बीमारी फैला भी नहीं पाएगा, या तो वो रहेगा या बीमारी रहेगी थोड़े टाइम बाद। तो ये होती है चीजें कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिसीज में क्या चीज होती है? सबसे जरूरी चीज है पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्टेड डिसीज। अब पर्सनल हाइजीन के अंदर क्या होता है? कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी है, साफ खाना है, फूड है, वेजिटेबल सब, फ्रूट सब धोकर के खा रहे हैं। जो पैक फूड आ रहा है उनको भी अच्छे से साफ कर रहे हैं आप लोग, उनको भी सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद ठीक, कीपिंग द बॉडी क्लीन, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ रखें, ठीक है। ये नहीं है दो दो तीन दिन तक नहा नहीं रहे, पुराने कपड़े पहने जा रहे हैं, वही कपड़े वही टी शर्ट, तो भैया उनसे भी बीमारियां फैलती है, ठीक। पब्लिक हाइजीन के अंदर क्या चीजें आती है? एक तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल। मान लीजिए आपका जो घरों का सारा वेस्ट है वो बाहर ही पड़ा हो, तो क्या होता है कि हमारा जो सोशल सिस्टम है वो खराब होता है, पब्लिक हाइजीन वो खराब होती है। आप तो बाहर निकल नहीं रहे, लेकिन गली में सब्जी वाला है, सब्जी वाला बीमार हो गया, उसके कांटेक्ट में तो आप ही आ रहे हो, वो सब्जियां दे रहा है आपको, आप उससे जो है इन टर्म्स ऑफ मनी लेन देन चल रहा है। एक्सक्रीटरी मटेरियल का प्रॉपर वेस्टेज होना चाहिए, जैसे आपको पता है सीवर सिस्टम होता है, अगर सोचो ये सब ना हो तो चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां होंगी। पीरियोडिक क्लीनिंग, समय समय पर साफ सफाई एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर जो है वहां पर डिसइंफेक्टेंट्स यूज करना चाहिए। वाटर रिजर्वायर यानी जो भी पानी के सोर्स, अभी जैसे डेंगू मलेरिया में मच्छर पैदा होते हैं, तो डेंगू जो कूलर होते हैं, कूलर में पानी में, एक तो सूखा कूलर चलो, पानी आप डालते हो उसमें पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, तो क्या होता है? डेंसिटी का मुद्दा होता है, ऊपर एक लेयर बन जाती है। छतों पर पानी इकट्ठा ना होने दे, टूटे खाली बर्तनों में, टायर में पानी नहीं इकट्ठा होने दे, उनके अंदर छिड़काव होता है। पूल है, सेसपूल है, सेसपूल मतलब गंदी जगह, तो जो भी डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, बिल्डिंग्स वगैरह से निकलता है, वो सारा सेसपूल रहता है, उनकी साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन पब्लिक केटरिंग, लोगों को अवेयर करें हम साफ सफाई के बारे में, बहुत जरूरी है ना। जैसे अब स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, तो वैसे तो पहले से ही लोग थे, लेकिन एक जब कोई चीज चलती है ना, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, फोटो खिंचवा के डाल देते स्टेटस, तो लोग क्या होते हैं कि बड़े मोटिवेट हो सकते हैं, या फिर आप ये क्या कह सकते हैं कि बड़े इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हम भी वैक्सीन लगवाएंगे, हम भी फोटो स्टेटस डालेंगे, अरे तेरे लगी नहीं भाई, और उसने फोटो स्टेटस पे डाल दी, उसके लग गई।
तो हम भी ये काम करते हैं। जैसे दिल्ली में हुआ था वो सिग्नेचर ब्रिज बना था, 2 बंदे चले गए, फोटो खींची, सेल्फी डाली स्टेटस पे, पूरी दिल्ली भाई साहब सिग्नेचर ब्रिज पे चली गई, तो इन्फ्लुएंस हो गई ये सब चीजें देखकर। ठीक इसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आए, बहुत सारे लोग आए, तो उनको देख कर के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, साफ-सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं तो खैर इस अभियान से पहले से बहुत ज़्यादा साफ-सफाई वाला बंदा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक? तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो एयरबोर्न डिसीज़ है, जो हवा के थ्रू फैलती है, उनसे बचाव रहता है, पानी के थ्रू फैलती है, गंदा पानी क्वांटम उनसे बचाव रहता है। अब जो एयरबोर्न डिसीज होती है तो क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइड। जो हवा के थ्रू फैलते हैं तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहो, उसके बिलोंगिंग जो आसपास है या उसके जो भी चाहने वाले हैं घर परिवार का उनसे भी दूर रहो या उसकी चीजें भी मत लो। जैसे कोरोना में बिल्कुल अलग कमरे में क्वारंटाइन, तो ऐसा ही करना चाहिए। जो बीमारियां हवा के थ्रू फैलती हैं, जैसे जुकाम है, निमोनिया है, ठीक है, और कोरोना है, ये सब चीजें बीमारियां हैं इस तरीके की। कुछ हमारे पास होती है वेक्टर बोर्न डिसीज। वेक्टर बोर्न डिसीज कौन सी होती है भाई? वेक्टर बोर्न डिसीज वो होती है जो वेक्टर्स फैलाते हैं बेसिक। तो मक्खी है, मच्छर है, ये सब वेक्टर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं बीमारी के। हमारे खाने पे बैठते हैं और उसको गंदगी मचा देते हैं वहां। सो टू कंट्रोल और एलिमिनेट वेक्टर बोर्न डिसीज, तो इनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं हमें उनको क्या करना पड़ेगा जी, खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे जो पानी जमा हो जाता है उसमें मक्खी मच्छर ही पैदा होते हैं, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पेट्रोल डीजल डाल दो, उनके अंडे जो है वहां पे नीचे जा ही नहीं पाएंगे, पनप नहीं पाएंगे। अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी को इकट्ठा ना होने दें इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया में। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, अपने छतों की सफाई करिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी लगाइए, मॉस्किटो रेपलेंट आते हैं। एक और तरीका है, मान लीजिए कोई भी मेरे पास यहाँ पर ये वाटर रिसोर्स, ये वाटर रिसोर्स है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, एक फिश आती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर गेंगूसी। ये फिश है जिसका नाम है यहाँ पर गेम्बूसिया। तो इसको इस पानी में छोड़ दो, तो बेसिकली जो गेम्बूसिया होती है फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा के ऊपर डिपेंड रहती है, तो सारे मॉस्किटो लार्वा खा जाएगी। उसके अलावा जो स्प्रे वगैरह करना चाहिए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का, टीचर में गड्ढों में ड्रेनेज एरिया में, विंडो एंड डोर मस्ट बी फिटेड विद द वायर मेश, जाली लग जाती है। एंड ऑल दिस प्रिकॉशंस आर यूजफुल फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज। जब वेक्टर बीमारी को फैलाने वाले हम तक ही नहीं पहुंचेंगे तो बीमारी भी नहीं फैलेगी। लाइक डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, फिलेरियल है, कम से कम इनसे तो बचे रहेंगे भैया। ये बीमारी खतरनाक होती है। एक और तरीका, दिस इज द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आप लोग समझते हैं, टीकाकरण। जैसे आजकल बहुत सारे चैनल्स में आ रहा है कि भारत धरती के ऊपर सबसे टॉप मोस्ट ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा टीकाकरण हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये हकीकत है, ये बिल्कुल सही बात है। बट नंबर के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। हो सकता है यहाँ पर 50 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग गया हो, यानी कि 100 करोड़ की आबादी है तो 50%। लेकिन जिस देश की जनसंख्या ही मान लो 5 करोड़ है, वहां पे जो है 4 करोड़ को लग गया, वहाँ 90% होगी। तो परसेंटेज के मुकाबले कम है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी काफी बड़े तरीके से इम्यूनाइजेशन चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा पल्स पोलियो वाले आते हैं घर में, ये कोई छोटा बच्चा तो नहीं आपके घर में पल्स पोलियो की दवाइयाँ होती है। फिर टीकाकरण होता है, आपको भी इंजेक्शन लगे हो, घर में छोटे बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण होता है ना, एक बकायदा कार्ड भी होता है उनका, वैक्सीनेशन कार्ड, कि इस बीमारी के लिए इतने साल में, फिर इतने साल में, फिर इतने साल में ये इम्यूनाइजेशन। तो भाई मासिव इम्यूनाइजेशन, यानी बहुत बड़े स्केल पर अगर इम्यूनाइजेशन होता है तो देयर इज अ कंप्लीट इरेडिकेशन, खात्मा हो जाता है डिसीज का। जैसे कि स्मॉल पॉक्स का हुआ है, पोलियो है, डिप्थेरिया है, निमोनिया है, टिटनस, ये भी बहुत बड़े लेवल तक एक्सटेंड तक हम इनको कंट्रोल कर चुके हैं। होती है ये अभी थोड़े बहुत 4-5 केस आ जाते हैं, लेकिन वो है शायद जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, इम्यूनाइजेशन उनका नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजन रहे। तो इम्यूनाइजेशन बहुत 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 ज्यादा जरूरी। चलिए बेसिक बात हो गई।
सबसे धमाकेदार टॉपिक पर आ जाते हैं, इम्यूनिटी। अब पता है आज की डेट में टीवी पर, न्यूज पर, अखबार में, प्रिंट मीडिया में, वेब मीडिया में, हर जगह इम्यूनिटी के बारे में बात है। हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग डेली बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि ये मत हुआ, फिर भी हमें इम्यूनिटी के बारे में पता नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? सिर्फ इतनी बातें कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कैसे काम करती है ये नहीं। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या चीजें लेनी चाहिए? अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, जिंक की गोलियां ले रहे हैं, आपको क्या लगता है इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रही है? नहीं, इम्यूनिटी मेंटेन कर रही है, स्ट्रांग नहीं करती, ये बात को भी दिमाग में रखना। तो क्या चीज ऐसी लें जिससे इम्यूनिटी हमारी बने, हमारी बॉडी उस इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में हैबिचुअल हो जाए। इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से केमिकल्स क्रिएट होते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज। इम्यूनिटी का मतलब काढ़ा, इम्यूनिटी का मतलब सैलेड, इम्यूनिटी का मतलब जूस, ये सब इम्यूनिटी का मतलब समझिए, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज, जो हमारे को डिसीज से बचाती है। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, यानी जिसके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, जो भी चीजें अटैक कर रही है, टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस जो बीमारी में, पेंडेमिक में जो इतने लोग मरे हैं, भारत के लोग कितने कम मरे हैं अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से दूं। जहाँ पर कुछ कुछ कंट्री है जिनकी टोटल पॉपुलेशन ही मान लीजिए 5 करोड़ है, और वहां पे कितने आदमी मर गए, 10 लाख मर गए। तो सोचिए, यहाँ पर 100 करोड़ से ऊपर की आदमी, आप ऊपर से ज्यादा की आबादी है, और वहां पर से 15 से 20 लाख लोग मरे, कुछ ज्यादा नहीं मरे। 5 करोड़ और 100 करोड़ का देखो तो सही, आप एक बार रेशो निकालें। मरे तो बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे जो रेशो है, डेथ रेट है, काफी कम रहा है ड्यू टू द इम्यूनिटी ऑफ इंडियंस। हमारे भारत में आज भी 80% गाँव है, और 80% लोग गाँव में रहते हैं। तो वहाँ का जो रहन सहन है, खाना है, लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट। तो वो लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठ करके खेतों में चले जाते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइज बाय डिफॉल्ट होती है, अपना खाना पैक करके लेकर के जाते हैं, और टाइम पर खाते हैं, शाम को आकर के खाते हैं और पूरी नींद लेते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टाइम पर उठा नहीं जाता है, एक्सरसाइज के नाम पर जिम होती है बॉडी बनाने के लिए, जबकि वहां पर जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जैसे पुराने में लोगों फेफड़े मजबूत करें, गुब्बारा फुलाए, बैलून फुलाए, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट इस तरह की चीजें चलती रहती है। एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज में आदमी हाँफने लगता है। खाना पीना ऐसा ही होता है, नॉर्मल होता है, देसी खाना होता है। यहाँ पर सब हम जो है बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, फ्रेंच फ्राई, ये सब दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर वो जो फूड होता है वो ताजा फूड लेते हैं, ये भी बात है। हमारे यहाँ पर जो शाम सुबह खाना बनाया वही शाम को लोग गर्म करके खा रहे हैं, दिन में गर्म करके खा रहे हैं, ऐसा। इसमें गर्म कर रहे हैं, ओवन के अंदर गर्म कर रहे हैं, ओवन के अंदर क्या होता है, यूवी रेज होती है। मान लीजिए आपने कभी समोसा खाया जिंदगी में, वही ठंडा समोसा गर्म करके कह रहा हूँ, समोसा नहीं ठंडे होगा, अब आप उसको गर्म कर रहे हो ओवन में। अब देखो ओवन में गर्म करो, आपने देखा, अगर मान लो तवे पे गर्म कर रहे हो समोसा, वो जल जाएगा। ओवन में गर्म करो, जलेगा नहीं। बाहर से समोसा गर्म नहीं, लेकिन आप फोड़ोगे, आलू के अंदर से भी स्टीम निकलती है, जबरदस्त होता है। ठीक है, आप सोचो कि वो रेज इतनी पावरफुल होती है जो अंदर तक उसको हीट कर रही है। अब ये कौन सी रेज होती है, यूवी रेज होती है। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन रेज और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में, खतरनाक रेज आती है। बहुत सारी रेज आती है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है, इंफ्रा रेज है, एक्स रेज है, बहुत सारी रेज आती है। तो ये भी खतरनाक रेज है। अब सोचो आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो वो जो रेज, यूवी रेज जा रही है,
उसकी वजह से उस आलू का समोसे के अंदर कार्बोहाइड्रेट डैमेज हो रहा है, तो हम डैमेज कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं बाय डिफॉल्ट। इस बात को समझिए आप, ठीक है। तो हम लोग जो बासी फूड लेते हैं उसकी तासीर अलग हो जाती है, उसके ऊपर पानी जब सिस्टम कोई भी फूड जब धीरे धीरे समय के साथ साथ घंटों के हिसाब से स्पॉइल होता है, उस पर अलग अलग तरीके के जर्म्स बैक्टीरिया पनपते हैं, तो इम्यूनिटी ही उस टाइम पर बचाती है। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करते हैं यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसको मैं बोलता हूँ इनबोर्न इम्यूनिटी, दैट इज द इनबोर्न इम्यूनिटी, यानी कि बाय बर्थ जब हमारा जन्म होता है तब से ही हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी भी बोला जाता है, आल्सो कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी, ठीक है। ये कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी भी कहलाता है। थोड़ा सा इश्यू इसके साथ ये कि नॉन स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक डिसऑर्डर के रिस्पेक्ट में काम कर रही है, नॉन स्पेसिफिक है, एंड इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन। हमारी बॉडी के अंदर वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन को एंट्री करने से रोकती है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसे बोला है? वो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो किसी भी बीमारी से हमारे को सबसे पहले बचाती है। मजेदार बात यह है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर होती है। अब मान लीजिए कोरोना या कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक करती है, तो 1 2 3 4 दिन तक तो हमारी बॉडी उसको झेल रही है, झेलेगी, तो वो क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है। अब वो स्पेसिफिक तो है नहीं कि जो उस वायरस को पैथोजन को आइडेंटिफाई कर ले, बॉडी के अंदर सिस्टम्स अनप्लग्ड हुए और उसने काम करना शुरू किया, तो उसने तो सारा ही सिस्टम उड़ेल दिया यहाँ। 2 3 4 दिन बाद पता चलता है कि ये वाला जो पैथोजन है डायरेक्ट अटैक कर रहा है, ज्यादा अटैक कर रहा है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको भी झेल पाएंगे, क्योंकि 4 दिन तक झेल पाए। अब डिपेंड करता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो 5 6 7 दिन तक, जब वो बीमारी को हम आइडेंटिफाई कर चुकी, यानी मेरी बॉडी आइडेंटिफाई कर चुकी, स्पेसिफिक हो गई वो, तो अब उससे लड़ने की ताकत है या नहीं है। लड़ने की ताकत है तो काम। बहुत सारे ऐसे लोग आप यकीन मानिए, सिर्फ उन्होंने स्टीम से और विटामिन सी और पैरासिटामोल से कोरोना ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, और कुछ कुछ को पता नहीं क्या क्या लेना पड़ा, जबकि उनके लंग्स भी डैमेज हुए। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस बैरियर, बहुत सारे बैरियर है इनेट इम्यूनिटी के अंदर, जो एंट्री से बचाते हैं फॉरेन एजेंट्स की हमारी बॉडी। इफ एंटर, मान लीजिए अगर ये बॉडी में एंट्री कर भी जाते हैं, तो दे आर क्विकली किल्ड बाय सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इम्यूनिटी के, जो उनको किल कर देंगे, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर अवेलेबल। तो हमारे पास बहुत सारे बैरियर यहाँ पर प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप के पैथोजन से बचाने के। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे कंपोनेंट है भैया। इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। है ना, वो पुरानी फिल्मों में डायलॉग देखा होगा आप लोगों ने कि दो भाई है या जो दो भी है उनमें लड़ाई हो गई है, और एक बंदा दूसरे को मारने जाता है तो उसकी माँ बीच में आ जाती है, उसे मारने से पहले तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना। क्या होता है, वो गुजरता नहीं, लड़ाई बंद हो जाती है। ठीक काम फिजिकल बैरियर क्या कह रहे हैं पैथोजन को, कि मेरी बॉडी के ऊपर अटैक करने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, और फिजिकल बैरियर को खत्म करना इतना आसान नहीं है। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, जन्म से ही होती है और पूरी लाइफ तक रहती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस है कि धीरे धीरे कम भी होने लगती है, समय के साथ, उम्र के साथ, लाइफ स्टाइल के साथ, फूड के साथ। वही इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट है बॉडी में। लेकिन आप देखिए कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, दवाइयों के बारे में अगर बात करता हूँ, मेडिसिन, तो मेडिसिन कभी भी किसी बीमारी से बचाती नहीं। ये तो एक तरीके का सप्लीमेंट होती है इसी का। ये क्या होते हैं यहाँ पर, ये एक तरीके का सप्लीमेंट होती है। श्रुति, तनिष्का, हर्षिता, जो सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं किनको, इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स को। लड़ना ही नहीं है, इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स को लड़ना है बीमारी से, मेडिसिन नहीं लड़ती। वो तो सिर्फ सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रही है।
अब मान लो आपको सप्लीमेंट ही अच्छा नहीं मिल रहा तो तुम्हारी इम्यूनिटी धरी की धरी रह जाएगी भैया बॉडी के। अब ये जो वैक्सीन लग रही है कोरोना की, तो ये क्या है, ये बॉडी को पागल ही तो बना रही है हमारी। ये क्या कह रही है बॉडी को, अरे वायरस आ गया वायरस आ गया वायरस आ गया, इनेट इम्यूनिटी काम करो काम करो काम करो, जबकि वायरस एक्चुअल में नहीं आया। तो वो एंटीबॉडीज तो बन रही है, जैसे क्वेश्चन पूछा कि 90 दिन तक। तो जब आप किसी भी पैथोजन के एक्सपोजर में आते हैं तभी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट करती है। अब वैक्सीन में क्या हो रहा है, एक लो पावर का वायरस हमारी बॉडी में छोड़ दिया और इनेट इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाती 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 जो उसको किल कर देगी, लेकिन ये बनी रहेगी बॉडी में, बन गई तो बरकरार रहेगी 2 3 4 5 6 7 महीने तक बॉडी के अंदर भी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में वायरस ने अटैक नहीं करा तो बॉडी को पता लगा भैया ये तो इम्यूनिटी, ये जो एंटीबॉडी है कुछ काम की नहीं है, तो धीरे धीरे कम होने लगता है। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो सप्लीमेंट जो होता है, मेडिसिन है चाहे फूड है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है इनेट इम्यूनिटी को मेंटेन करने। तो फिजिकल बैरियर, अब फिजिकल बैरियर के अंदर क्या चीज आती है जी, फिजिकल बैरियर के अंदर आता है स्किन। अब आपको पता है हमारे स्किन के अंदर क्या है जी, 7 to 8 लेयर्स होती है। सो इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री से बचाता है ना। मेरे को तो मच्छर भी नहीं काट पाते, बालों में फंस जाते हैं। तो सोचो उसके ऊपर भी एक लेयर है मेरे पास, तो फिजिकल बैरियर किया, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्यूब वाली स्ट्रक्चर्स होती है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन सब के अंदर इंटरनल लेयर एपिथेलियम टिश्यू के सब के अंदर म्यूकस की कोटिंग होती है। सबके अंदर यहाँ पर क्या है बच्चों, म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, इवन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर यूरिनेशन जो ट्यूब्स होती है उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है, दैट हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स। तो अब मान लीजिए यहाँ पर सारे में म्यूकस, अब कोई पैथोजन एंट्री मारी तो म्यूकस तो यहीं चिपक जाएगा, आगे नहीं जाने देगा, ये कुछ आगे जाएगा तभी तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, यहीं पकड़ लिया तो 3 4 दिन बाद अपने आप खत्म, कंट्रोल क्लोज, इस काम का नहीं रहता यहाँ पर जो भी पैथोजन होता है। तो जैसे कि आप मान लीजिए बाहर धूल मिट्टी में खड़े हैं, अंदर इनहेल कर रहे हैं, तो नाक में चली जाती है तो एलर्जी होती है, छींक मारेंगे हम तो पानी आने लग जाएगा, है ना। तो वो क्या है ना, म्यूकस निकलता है नाक से, वो इससे बचाने के तरीके को है, धूल मिट्टी गले में सब धूल चली जाती है, धूल सब काला काला मसाला बाहर, म्यूकस ने बचा। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में मैंने बताया था जैसे आप लोगों को, तो रिप्रोडक्शन के दौरान बताया, जैसे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जैसे फीमेल के अंदर वजाइना के अंदर हाइमन होती है, तो इसी तरीके से ह्यूमन जो मेल पीनस होता है, तो पीनस की जो स्किन होती है वो ज्यादा मूवेबल नहीं होती, वो कनेक्ट होती है फ्रेनुलम से। लेकिन ड्यूरिंग फाइटर्स या जो भी एक्टिविटी है, अगर उसके साथ कोई भी एक्टिविटी होती है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो स्किन होती है वो जब ज्यादा उसको मूव किया जाता है तो वो फ्रेनुलम ब्रेक हो जाती है। फ्रेनुलम ब्रेक होती है, थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है, पेन भी होता है ना, और ब्लड भी अंदर रहता है वहां पर जो पीनस की स्किन पे इंटरनल जो फोर स्किन होती है उसके नीचे। लेकिन वहां पर भी म्यूकस होता है, 2 3 4 दिन में अपने आप सब खत्म, सब अपने आप नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपने सुना हो कभी कि अगर किसी के फोड़े है, फुंसी है, पिंपल्स है, तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, उठने के बाद जो बासी थूक होता है ना, वो लगा लो उसके ऊपर तो वो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं थूकम थूक फेशियल कर लो, लेकिन ऐसा है, ये जरूरी मतलब बात बता रहा हूँ आप लोगों को, रियलिटी में ऐसा है। सुनेंगे तो अरे यार क्या बात कर, लेकिन ऐसा है वाकई में। तो अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है, सुबह सुबह का जो बासी थूक होता है जो जीभ पर आता है उसको लगाने से पिंपल्स वगैरह ये सब चीजें क्यों ठीक हो जाती है, थोड़ी थोड़ी जो दाग धब्बे होते हैं एकदम वो भी। तो मैं आपको बताऊं कि जब इंसान चुप रहता है, हमारी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, तो इस दौरान बहुत सारी एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, जो एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। तो रात को क्या होता है, हम लोग सोते हैं तो चुप ही रहते हैं, है ना, किसी किसी को बाद आदत होती है बड़बड़ाने की दिन में। तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनता है, केमिकल बनता है, वो हमारे माउथ में आ जाता है, जीभ पर आ जाता है, और वो कंटिन्यूटी में चुप रहने के कारण ही होता है। तो 5 6 घंटे की नींद होती है भैया, चुप रहते हैं वो जीभ पर आ जाता है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी चीजें होती है जो इन बीमारियों को ठीक कर सकती है, फोड़े है, फुंसी है, ठीक है।
इसीलिए पहले बोला जाता था कि जब सुबह उठते, और हम क्या करते हैं, सुबह उठे कुल्ला करा तुम्हारा सारा मुद्दा। जबकि पहले जमाने में आयुर्वेद में बोला गया है, हमारा पुराना जो लाइफस्टाइल है उसकी, कि सुबह उठते ही तांबे के लोटे में जो पानी होता है वो पानी पीना चाहिए, उसके बाद कुल्ला करते, फ्रेश होने के बाद कुल्ला किया जाता है। सुबह उठते कुल्ला नहीं, ब्रश भी फ्रेश होने के बाद किया जाता है, हमारे यहाँ पहले उठते। ठीक है, तो ये कुछ तरीके है, सिस्टम होते हैं, तो वो केमिकल जो होता है दोबारा बॉडी के अंदर चला जाता है पानी के साथ, जो हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इनके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं बहुत सारे। तो ये फिजिकल बैरियर होते हैं जो प्रिवेंट करके रखते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जी, देयर आर सम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इस टॉपिक के ऊपर सीबीएसई में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हल्के मत लेना इस टॉपिक। अब फिजियोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है, बेसिकली इनके अंदर ज्यादातर सीक्रेशन होता है। इनके अंदर क्या होता है, सीक्रेशन, जहां जहां से सीक्रेशन होता है। सीक्रेशन मतलब कि क्या होता है बच्चे की, कोई केमिकल आपने सीक्रेट करा है, कोई और चीज सीक्रेट करिए, यहाँ पर आदित्य, आर्ची, सृष्टि, हर्षिता, कोमल। सीक्रेशन आपको पता ही है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारा, है ना, तो वहां से सलाइवा भी रिलीज होता है, तो सलाइवा जो होता है उसके अंदर है स्वेट है, पसीना है, टीयर्स है, गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, ये सब चीजें होती है। सो देयर आर सम फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। एक तो होता है एसिडिटी। अब स्टमक के अंदर जो एसिडिटी बनती है, ये भी कई बार बेनिफिशियल होती है, बिकॉज इट किल मोस्ट इंगेस्ट्रिक माइक्रोब। जो इंगेस्ट्रिक माइक्रोब्स होते हैं फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री मार जाता है, उनको किल करती है। तो ये भी थोड़ी बहुत होना जरूरी है बच्चों। उसके अलावा लाइसोजाइम, ओके वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टीयर्स में, आंसुओं में, स्लाइवा में, एंड स्नो। दे किल्स बैक्टीरिया बाय डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया को कैसे किल करते हैं, ये बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल, उसको नहीं बनने देते, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेल वॉल खत्म तो बैक्टीरिया खत्म। तो इनके अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं, टीयर्स के अंदर भी, स्लाइवा के अंदर भी। तो ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं हमारे पास। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस इसके अंदर आता है। एक चीज और आती है इसी के अंदर, यहाँ पर बच्चों, फीवर। कई बार क्या होता है, फीवर होना भी बहुत जरूरी होता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इनहेंस होता है। तो जब इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है तो जो टेम्परेचर सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, साल में एक बार बुखार होना तो चाहिए। अगर किसी के नहीं होता तो भाई नहीं होता, तो मैं क्या बता सकता हूँ, अच्छी बात है। अब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे अगर आपको टीचर ने पढ़ाया तो। नहीं तो 11th बायोमोलिक्यूल में भी इसका जिक्र है। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो एंजाइम्स बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो भी टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम्स को, रेट को इफेक्ट करता है। तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स के कारण काफी फास्ट होती है। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता है, यानी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो उसके कारण एंजाइम्स जो होते हैं वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो जो भी वायरस है, बैक्टीरिया, जिन्होंने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करा है हमारी, तो वो जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, प्रोटीन्स रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके स्पेसिफिक होते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर ही काम करें। अब जैसे वायरस है तो वायरस लंग्स के ऊपर अटैक कराता है, यानी स्पेसिफिक, बॉडी में और भी तो कहीं जा सकता है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। तो फीवर क्या होता है, फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो ऑल किल, तो किल हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये भी बहुत अच्छी चीज है अगर हम फीवर के बारे में बात करते हैं। चलिए, उसके बाद एक और हमारे पास है यहाँ पर, दैट इज द पायरोजन। पायरोजन बैरियर के बारे में बता दूंगा।
वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पायरोजन। अब ये पायरोजन क्या चीज होती है? पायरोजन बेसिकली रिलीज बाय बॉडी, रिलीज बाय बॉडी, डब्ल्यूबीसी। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती है? पायरोजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है, और इन्हीं का काम क्या होता है बेसिकली? टू रेज बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो क्या करती है? प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देती। ठीक। Then there is also a very important and other system, that is the interferon. इंटरफेरॉन क्या चीज होती है? इंटरफेरन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जय और वीरू। शोले मूवी देखी आपने? अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को बोलते हैं जा तुम बसंती को बचाओ, इन गुंडों से मैं निपटूं, है ना? बाद में उसमें तो दिखाते हैं वो मर जाता है अमिताभ बच्चन, है ना? तो जय खत्म हो जाता है, वीरू बच जाता है, उसको देखा होगा। लेकिन उसने गुंडों को रोक के रखा। उसने क्या किया? उन गुंडों को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया। तो वो जो उस बैरियर से पहले जो इन्फेक्शन था, जो गुंडों का इन्फेक्शन था, उसने उसको गांव में नहीं घुसने दिया। वो काम था किसका वहां पर? जय का। वही काम है यहाँ पर किस चीज का भैया? इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या कर रहा है बेसिकली? इट इंड्यूसेस एंटीवायरल स्टेट इन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। मान लीजिए वायरस ने या किसी भी चीज ने हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करा। वही बात बता रहा हूँ, गांव से बाहर का कब्जा कर लिया, लेकिन गांव की बाउंड्री पर कौन खड़ा है? जय खड़ा है अपना बंदूक लेकर के भैया। तो इंटरफेरोन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है? जो सेल इन्फेक्ट हो गई वो तो हो गई, लेकिन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर एक एंटीवायरल स्टेट क्रिएट कर देता है, ताकि अब जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उनके ऊपर वायरस अटैक ना कर। ये वायरस को किल नहीं कर रहा, वायरस को तो वीरू ही आके मारेगा, ठीक है? ये वायरस को किल नहीं कर रहा है, लेकिन नॉन इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्शन से बचा रहा है। गांव को बचा लिया इसने जो है वहां पर बाउंड्री पे खड़ा होकर। तो इंटरफेरोन यही क्या कर रहा है बेसिकली? इट इंड्यूसेस एंटीवायरल स्टेट इन नॉन इन्फेक्टेड सेल। दिस इज द इंटरफेरोन मैकेनिज्म। इसके बारे में चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दीज ऑल आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं हमारे पास। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ एक और है हमारे पास, फैगोसाइटिक बैरियर। देयर इज अ फैगोसाइटिक बैरियर, यानी कि सेलुलर बैरियर। नाम से ही पता चल रहा है फैगोसाइटिक बैरियर, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा जी? फैगोसाइटिक होगा। ये रहा पैथोजन, ये आई डब्ल्यूबीसी आई सूडोपोडिया निकाल ले और पूरे को इंकल्प कर दे। तो ऐसा नेचर मेरे पास फैगोसाइटिक नेचर कहलाता है। अब देखिए क्या होता है इसमें। फैगोसाइटिक बैरियर को हम लोग यहाँ पर सेल्यूलर बैरियर, इसी को यहाँ पर सेल्यूलर बैरियर भी बोला जाता है। देखिए क्या होता है, दो तरीके की सेल्स है मेरे पास। सेल्यूलर बैरियर तो दो तरीके की सेल है मेरे पास। एक तो हो गई फैगोसाइटिक, और दूसरी नॉन फैगोसाइटिक। अब फैगोसाइटिक के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती है? फैगोसाइट्स जैसे कि मोनोसाइट्स, ये हमारे पास फैगोसाइटिक सेल्स होती है। मोनोसाइट सुना होगा आप लोगों ने, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है। PMNL, पोलीमोर्फो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स। चलिए सुना होगा ना, WBC में होते हैं न्यूट्रोफिल्स एसोनोफिल्स, ठीक है? एंड देयर आर सम डेंड्रिटिक सेल्स। ये नाम है इन सेल्स के, आप लोगों ने क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में पढ़ा है इनके बारे में। तो मोनोसाइट्स होती है, PMNL है, न्यूट्रोफिल्स है, एसिनोफिल्स है, डेंड्रिटिक सेल्स होती है। इनका नेचर फैगोसाइटिक से नेचर होता है, जो सीधा पैथोजन को सूडोपोडिया की मदद से क्या कर लेते हैं, जो किल कर देते हैं। PMNL न्यूट्रोफिल्स यानी पोलोमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहलाती है। कुछ नहीं, WBC की टाइप है। उसके बाद कुछ होती है नॉन फैगोसाइटिक। नॉन फैगोसाइटिक कौन होती है? दीज आर कॉल्ड द नेचुरल किलर सेल्स।
इनको हम NK सेल भी बोलते हैं। NK सेल्स मतलब कि नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल्स होती है हमारे पास। बेसिकली दीज आर आल्सो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स की टाइप होती है एंड दे किल पैथोजन बाय द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू किल कर देती है। तो दिस इज द फैगोसाइटिक फैग। एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द इन्फ्लेमेशन। बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को इसके बारे में। इन्फ्लेमेशन मतलब जब भी वर्ड आता है हम लोग क्या बोलते हैं, सूजन। इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन है, स्वेलिंग आ गई। जबकि क्या होता है, मान लीजिए बॉडी है मेरी स्किन, अब यहाँ पर क्या हुआ जी, किसी पैथोजन ने यहाँ पर अटैक कर, ठीक है, मच्छर नहीं काट लिया। अब मैं देखूंगा कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, पोर्शन थोड़ा सा इधर से बाहर तक सूज जाएगा मेरा, यहाँ पर रेडिश हो जाता है, सूज जाता होता है ना थोड़ा सा। अब ये क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई, कैसे हो गई, मच्छर काटने की वजह से। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है जो इस पैथोजन के या मच्छर के किसी भी चीज के अटैक किया, मान लो चोट भी लग गई आपको, थोड़ी चोट लगी तो भी सूजन हो जाती है ना, स्वेलिंग हो जाती है। तो बॉडी की सारी सेल्स क्या होती है, वहां पर इकट्ठी हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन सूजन नहीं है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली एक तरीके का मैकेनिज्म है, इज अ प्रोसेस टू प्रोवाइड दैट इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन से बचाने का एक मैकेनिज्म है। तो सारी सेल्स वहां पर कलेक्ट हो जाएगी और उसको ठीक करने में क्या करती है जी, हमारी हेल्प करती है। दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन को ही हम लोग यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी बैरियर बोलते हैं। When there is an injury to the tissue, there is a release of। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है, इनको मैं बोलता हूँ मस्ट सेल। ये भी एक तरीके की किलर सेल्स ही होती है। तो मस्ट सेल रिलीज करती है यहाँ पर हिस्टामिन, रिलीज करती है हिस्टामिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन। 11th बायोमोलिक्यूल में पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो हिस्टामिन है, प्रोस्टोग्लैंडिन से ये यहाँ से रिलीज होते हैं बाय द मस्ट सेल, ठीक, जो वहां पर जाकर के काम करते हैं। तो ये बढ़िया सिस्टम होता है हमारे पास, इस बात को याद रखिएगा भैया। तो इन्फ्लेमेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, इंटरफेरॉन साइटोकाइन सिस्टम होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर क्या कर रही है भैया, मिल करके काम कर रही है इस तरह की बीमारियों से बचाने के लिए। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन होता है, तो मैं देखता हूँ कि ड्यू टू वासोडाइलेशन देयर इज अ लीकेज ऑफ वैस्कुलर फ्लूइड कंटेनिंग सीरम प्रोटीन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। हाँ। कई बार क्या होता है, चोट है, फुंसी है, फोड़ो, उसमें मवाद जम जाती है ना, वो व्हाइट सा मसाला सा जो आता है। तो बेसिकली वो बहुत बढ़िया चीज होती है। बढ़िया का मतलब ये नहीं है उसे निकाल निकाल के चाट दो। चोट वोट है, फोड़े फुंसी, वहां पर अगर वो बन गया तो वो क्या करता है, किस तरीके से बचाता है भैया, उसका सिस्टम ये होता है बेसिकली कि उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि वो जर्म्स, बैक्टीरिया, पैथोजन को बॉडी के अंदर आने से क्या करता है, बचाता है। तो उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, वो वहां पर उन बैक्टीरिया को भी किल करता है। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है सीरम के अंदर। तो सीरम एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो फर्दर देयर इज अ इन्फ्लक्स ऑफ फैगोसाइटिक सेल। तो जो भी अफेक्टेड एरिया होता है, मवाद पड़ेगी, सीरम होएगा, यहाँ पर हम देखा कि मैं आपको बताऊं मस्ट सेल हिस्टामिन प्रोस्टोग्लैंडिन कलेक्ट होगी एंड देयर इज अ इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मतलब कि ये देखो सारी तरफ से क्या हो रही है जी, ये सेल आ रही है चारों, ये सेल मेरे पास सारी की सारी यहाँ पर आ गई, इस एरिया में आ गई। तो ये क्या हो रहा है, देयर इज अ इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मतलब कि मूवमेंट, है ना। तो मूवमेंट ऑफ सेल्स, फ्लक्स होता है आयंस, इनफ्लक्स मतलब कि मूवमेंट ऑफ आयंस। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या मूवमेंट ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स इनटू द अफेक्टेड एरिया। तो दिस इज कम्स द इन्फ्लेमेटरी बैरियर। ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर कहलाते हैं हमारे पास, तो इन चीजों से हमारे को यहाँ पर बचा करके रखते हैं।